मित्रों, हम आपको स्मरण दिलाना चाहेंगे कि 1100 रुपये के नगद पुरस्कार की योजना में 15 सितंबर से 22 सितंबर 2020 के बीच पूछा जाने वाला प्रश्न हमारे चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री की किसी वीडियो में से पूछा जाएगा तथा वह 19वीं सदी के मराठा सरदार दौलतराव सिंधिया पर केंद्रित होगा। सबसे पहले सही जवाब देने वाले को 1100 रुपये का नगद पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धन्यवाद। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि किस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने गजनी के सुल्तान यल्दूज तथा मुल्तान के सुल्तान कुबाचा से अपना तथा अपनी पुत्री का वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य की पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित बना लिया था। अब वह बड़ी शान से राजमुकुट धारण करके दिल्ली में बैठा। उसने एक ऐसी सल्तनत की नींव डाली थी जो अगले 325 साल तक अस्तित्व में रहने वाली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के इतिहास में आगे बढ़ने से पहले हम युद्ध और विजयों के संबंध में कही जाने वाली एक लैटिन कहावत की चर्चा करेंगे। ईसा के जन्म से 47 साल पहले रोमन योद्धा जूलियस सीजर ने अपने लिए कहा था, मैं आया, मैंने देखा और मैंने जीत लिया। इसी प्रकार 18वीं 19वीं सदी के फ्रांसीसी योद्धा नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने बारे में कहा था कि फ्रांस का राजमुकुट मैंने युद्ध के मैदानों में पड़ा हुआ देखा, मैंने उसे अपनी तलवार से उठा लिया। भारत में तुर्की इतिहास के संदर्भ में इनमें से पहली कहावत मोहम्मद गौरी पर लागू होती है। वह आया, उसने देखा और जीत लिया। जबकि दूसरी कहावत कुतुबुद्दीन ऐबक पर लागू होती है। भारत का राजमुकुट उसे युद्ध के मैदानों में गिरा हुआ मिला। वह किसी सुल्तान का बेटा या शहजादा नहीं था, अपितु मध्य एशिया के बाजारों में पशुओं की तरह बिकने वाला एक निरीह गुलाम था। यदि 12वीं सदी के गलाकाट बेरहम युग में एक तुच्छ गुलाम दिल्ली का सुल्तान बना था तो उसके पीछे केवल उसका भाग्य ही काम नहीं कर रहा था। उसका उद्यम, परिश्रम, संघर्ष और उसके द्वारा चलाई गई तलवारें भी उसे सुल्तान के तख्त तक लेकर आए थे। अगली कुछ कड़ियों में हम दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के संघर्ष की चर्चा करेंगे। मोहम्मद गौरी ने भले ही उत्तरी भारत के बहुत बड़े हिस्से को अपनी तलवार की धार पर जीत लिया था, किंतु इस विशाल भूभाग पर अधिकार बनाए रखना उसे जीतने की अपेक्षा कहीं अधिक दुष्कर था। इसके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को बहुत परिश्रम करना था। उसे मृत्यु पर्यंत तलवार को कसकर पकड़े रखना ही था। वह स्वयं भी इस बात को समझता था कि जिस भी क्षण उसके हाथ से तलवार छूटेगी उसी क्षण यह सल्तनत मुट्ठी में पकड़ी हुई रेत की तरह फिसल जाएगी। भारत में उसके शत्रुओं की कमी नहीं थी। खलीक अहमद निजामी ने लिखा है कि यदि भारतीय जनता ने भारत में तुर्की शासन की स्थापना का प्रतिरोध किया होता तो गोरवंशी भारतीय क्षेत्र में 1 इंच भी भूमि नहीं जीत सकते थे। किंतु खलीक अहमद की यह बात झूठी है, क्योंकि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु के बाद भी भारतीय प्रतिरोध समाप्त नहीं हुआ था। भारत के प्रमुख हिंदू राजा उसी दिन से अपनी खोई हुई स्वतंत्रता को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास करने लगे। इस कारण मेरठ, बरन, कोयल, चंदावर, बयाना, ग्वालियर, गुजरात, कालिंजर तथा बदायूं आदि अनेक क्षेत्रों में कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदू राजाओं एवं हिंदू सरदारों का सशस्त्र प्रतिरोध झेलना पड़ा।
हांसी, दिल्ली तथा अजमेर में उसे राजपूतों के भयानक विद्रोहों का सामना करना पड़ा। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक मुल्तान तथा गजनी के अभियान में व्यस्त था, उस समय अवसर देखकर चंदेल राजपूतों ने अपनी राजधानी कालिंजर पर फिर से अधिकार स्थापित कर लिया था। चंदेलों ने न केवल कालिंजर पर अपितु अजयगढ़, झांसी, सौगुर, बिजवार, पन्ना और छतरपुर आदि अपने सभी पुराने क्षेत्र मुसलमानों से मुक्त करवा लिए। गहड़वाल राजपूतों ने हरिश्चंद्र के नेतृत्व में फर्रुखाबाद तथा बदायूं में फिर से धाक जमा ली थी। ग्वालियर फिर से प्रतिहार राजपूतों के हाथों में चला गया था। अंतर्वेद में भी कई छोटे छोटे राज्यों ने दिल्ली की सल्तनत को कर देना बंद कर दिया था और तुर्कों को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया था। हांसी में जटवन नामक एक हिंदू सरदार ने तुर्की सेना को घेर लिया। ऐबक को दिल्ली से एक बड़ी सेना लेकर हांसी पहुंचना पड़ा और इस विद्रोह को दबाना पड़ा। जटवन बागड़ के पास हुए युद्ध में काम आया। बरन नामक स्थान पर चंद्रसेन के नेतृत्व में डोर राजपूतों ने विद्रोह का झंडा बुलंद किया। कुतुबुद्दीन वहां भी सेना लेकर पहुंचा और उसने डोर राजपूतों के नेता चंद्रसेन का दमन किया। कहते हैं कि चंद्रसेन का एक संबंधी अजयपाल चंद्रसेन को धोखा देकर कुतुबुद्दीन ऐबक से मिल गया। इस कारण डोर राजपूत हार गए। बरन को आजकल बुलंदशहर कहा जाता है और कोयल को अलीगढ़ के नाम से जाना जाता है। मेरठ में भी हिंदुओं ने विद्रोह किया, किंतु ऐबक ने मेरठ का विद्रोह भी सफलतापूर्वक दबा दिया तथा वहां तुर्की सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात कर दी। ईस्वी 1193 में दिल्ली के तोमरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के विरुद्ध फिर से हथियार उठा लिए। इस पर ऐबक ने तोमरों को बुरी तरह परास्त किया। इसी बीच अजमेर में चौहान राजपूतों ने भयानक विद्रोह किया। इस विद्रोह के इतिहास की हम अगली कड़ी में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुतुबुद्दीन को मोहम्मद गौरी ने दिल्ली का गवर्नर भले ही बना दिया हो, किंतु गवर्नर से सुल्तान बनने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को जीवन भर तलवार चलानी पड़ी थी। वह चारों ओर शत्रुओं से घिरा हुआ था। हर समय मौत का साया उसके सिर पर मंडराता रहता था। हिंदू राजा एवं सरदार, जो कि इस देश के वास्तविक स्वामी थे तथा जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके सेनापति विद्रोही कहते थे, प्राणपण से अपनी भूमि फिर से प्राप्त करने के लिए जूझ रहे थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को जितना भय इन विद्रोही हिंदू राजाओं से था, उससे कहीं अधिक भय मध्य एशिया की तरफ से होने वाले आक्रमण का था, क्योंकि ख्वारिज्म के शाह की दृष्टि गजनी तथा दिल्ली पर लगी हुई थी। अगली कड़ी में देखिए, राजपूतों ने बीठली में घुसकर दरोगा सैयद हुसैन खनक सवार मीरन को मार डाला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद।